Hello everyone, in the continuation of chapter of magnetic effect of current, today we are going to see our next topic. Before going that, first we recall which we have covered in our previous class. Okay, तो हम लोग क्या देख चुके थे? अगर आपके पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर आप उसको प्लेस करते हो मैग्नेटिक फील्ड में, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उस फोर्स की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास? F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी वेक्टर। तो इसका मतलब जो हमारा फोर्स है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? फोर्स डिपेंड करता है करंट पे। अब करंट पे कैसे डिपेंड किया? देखो, अगर मान लो मेरे पास ये कोई वायर है और ये मान लो ये मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ बी। अब इसमें अगर करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी ज्यादा होगा। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? जितना करंट ज्यादा होगा उतना ही मेरा फोर्स भी ज्यादा होगा। अगर इसका फील्ड ज्यादा होगा तो ये जब दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे दोनों फील्ड, तो फोर्स भी ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा हमारा कंडक्टर। दूसरी बात क्या आती है? लेंथ। अगर लेंथ ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ओके, तो लेंथ इंक्रीज होने से फोर्स भी क्या होता है? ज्यादा। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें कि बी यहां पे क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितना भी ज्यादा होगा उतना ही फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि अगेन इंटरेक्शन होने वाला है इन दोनों फील्ड के बीच में, तो फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आप क्या देख चुके हो? इन तीनों ही फैक्टर पे मेरा फोर्स डिपेंड करता है। अब हम लोग ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो काफी बार पूछा गया है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार समझते हैं हम लोग कि हमें बोला गया ये हमारे पास कोई भी दो इंक्लाइंड प्लैंक है। ठीक है, फिक्स्ड है, बेसिकली ग्राउंड के साथ ये फिक्स्ड है। अच्छा, और ये मेरे पास कोई भी एक मेटेलिक रोड है जिसका मास कितना है? 50 ग्राम। लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। और जिसमें करंट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में 2.5 एम्पियर। ओके, और जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है ग्राउंड के साथ? 37 डिग्री यहां में गिवन है। अब पूछा गया व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द रोड विल कम्स डाउन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपको बताना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू हो जिससे मेरी रोड मूव करे विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बात तो आप जानते हो, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो अपना आप ये रोड एक्सीलरेट करता है ना ग्राउंड के ग्रेविटेशन पुल की वजह से। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो हमारी रोड एक्सीलरेट करेगी, क्योंकि उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? यहाँ पे mg साइन 37 वाला ये फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से एक्सीलरेट करेगी। बट हमें बोला गया है कि इस मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू हो जिससे हमारी रोड एक्सीलरेट ना करे, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब नेट फोर्स कितना है बॉडी के ऊपर? 0। ओके, तो हम लोग देखते हैं इसका मतलब अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तो हमें एक फोर्स चाहिए बैकवर्ड डायरेक्शन में जो इस फोर्स को बैलेंस कर ले। ठीक है, अब देखते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, जब आप इस चीज को यहां से सीन करोगे तो आपको ऐसे कुछ दिखाई देगा कि भाई ये मेरे पास क्या हो गया? इंक्लाइंड प्लैंक है। ये मेरे पास रोड हो गई जिसमें करंट बाहर की तरफ है और फील्ड मेरा ऊपर की तरफ है। ठीक है भाई, करंट बाहर ऐसे, मैं आपको बता देता हूं एक बार कैसे। देखो, करंट बाहर की तरफ, फील्ड ऊपर की तरफ। तो जब आई एल वेक्टर को बी के पास लेके जाओगे, ठीक है, तो फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में आएगा, मैग्नेटिक फोर्स। दोबारा देख लेते हैं। देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड का हेड है और ये मान लो मेरा करंट का हेड है, आई एल वेक्टर का। आई एल बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक जब इसको आप इसके पास लेके गए, ठीक है, तो फोर्स मेरा किस डायरेक्शन में आया? माइनस एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये मेरे पास बेसिकली क्या आ चुका है? मैग्नेटिक फोर्स। ओके, अब मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है हम लोग अभी बता चुके हैं आपको।
आई एल क्रॉस बी। अब आई एल वेक्टर के बीच में और फील्ड के बीच में एंगल कितना है 90। आप देख ही रहे हो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा आई एल बी। ओके, ये मेरे पास क्या आ चुका है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स आ चुका है। अब इस मैग्नेटिक फोर्स का एक कंपोनेंट है जो कि इस वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है। अब ये कौन सा कंपोनेंट होगा, अगर ये एंगल 37 तो ये भी 37 होगा। तो इसका यहाँ कौन सा कंपोनेंट है, एफ एम कोस 37। तो हम लोग लिख सकते हैं अगर एफ एम कोस 37 एम जी साइन 37 के बराबर होगा तो पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या होगा 0। ओके, तो अब एफ एम की वैल्यू देखते हैं भाई। करंट की वैल्यू मुझे पता ही है 2.5, लेंथ कितनी है इसकी 50 सेंटीमीटर। तो उसको आप कन्वर्ट कर लो मीटर में पहले। अब मैग्नेटिक फील्ड में फाइंड आउट करना है। cos 37 क्या होता है 4/5। मास कितना है इसका 50 ग्राम। अगेन इसे आप कन्वर्ट कर लो किलोग्राम में। जी कितना होता है 10। साइन 37 कितना होता है 3/5। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो बस। देखो ये 2 से 2 जीरो चली गई, ये तो इससे कट गया, ये 5 से 5 चला गया। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बच रहा है, देखो भाई यहां पे क्या बचा मेरे पास 3 और यहां पे क्या बच रहा है मेरे पास 10। तो 0.3 टेस्ला मेरा क्या आ चुका है मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उससे पहले हम समझते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से जो फील्ड लाइन का पैटर्न होता है वो किस तरीके से होता है। देखो ये मान लो मेरे पास कोई भी एक सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग लूप है, जिसको मैंने पास कर रखा है किसी भी कार्डबोर्ड शीट के थ्रू। ठीक है, इसके थ्रू मैंने इसको पास कर रखा है। ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ही करंट मूव करता है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म होती है। अब हम क्या बोलेंगे, अगर इस लूप को मैं ब्रेक कर लूं स्मॉल स्मॉल स्ट्रेट कंडक्टर में, मतलब ये जो लूप है बेसिकली है क्या, उसमें छोटे छोटे से स्ट्रेट कंडक्टर ही तो है। अगर मान लो मेरे पास ये लूप है इस तरीके से, ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि इसके ऊपर ये बहुत छोटे छोटे से क्या है बेसिकली स्ट्रेट करंट कैरिंग एलिमेंट्स है। हम ऐसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो छोटा सा स्ट्रेट करंट एलिमेंट होगा उसकी वजह से फील्ड लाइंस कुछ ऐसे फॉर्म होने वाली है। ये फील्ड लाइंस यहाँ से एंटर होगी तो करंट ऊपर जा रहा है और यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर आने वाली है। ओके, ऐसे फील्ड बहुत सारी फील्ड लाइंस होंगी। ये कैसी फील्ड, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही जब करंट नीचे आएगा तो फील्ड लाइंस अगेन अंदर जाएंगी। करंट नीचे आ रहा है तो फील्ड लाइंस यहां से अंदर जा रही है और यहां से बाहर आ रही है फील्ड लाइंस। ऐसे बहुत सारी ये क्या है फील्ड लाइंस है। तो देखो जैसे जैसे आप दूर होते जाओगे आपकी जो फील्ड है, जो बोल सकते हो जो सेपरेशन है फील्ड लाइंस के बीच में वो इंक्रीज होगा। ओके, और सेंटर पे ये फील्ड ऑलमोस्ट फील्ड लाइंस कैसी हो जाएगी स्ट्रेट। मतलब सेंटर पे जो फील्ड है जिसको हमने फाइंड आउट किया था म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन से। ओके, तो ये बेसिकली क्या आ चुका है मेरे पास फील्ड लाइंस का पैटर्न आ चुका है। और आप एक बात बोल सकते हो, अगर करंट इस लूप में कैसा है क्लॉकवाइज, तो फेस पे पोलरिटी कैसी होगी साउथ। भाई यहां पोलरिटी कैसे आ चुकी है फेस, इस वाले फेस पे साउथ, इसके बैक साइड फेस पे कितना होगा नॉर्थ। ओके, तो आप क्या देख चुके हैं मेरे यहाँ पे दो पोल फॉर्म हो चुके हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हो डाइपोल बोलते हो। ठीक है, और देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कि कोई भी अगर ये बार मैग्नेट है इसके पास भी अपने दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल।
ठीक है, इसको भी आप क्या बोल सकते हो, हमारी बार मैग्नेट भी क्या है, एक डाइपोल है। ठीक है, अगर आपके दो पोल फॉर्म हो रहे हैं तो उस कॉम्बिनेशन को आप क्या बोल सकते हो, डाइपोल बोल सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा आइडिया हो गया कि डाइपोल बेसिकली क्या है। अगर आपके पास कोई भी दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसी के कॉम्बिनेशन को आप क्या बोल रहे हो, डाइपोल बोल रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात आ रही है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात आ रही है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है पहले वो समझते हैं। ठीक है, तो देखो इसका फिजिकल मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं। इट इज द क्वांटिटी, it is a quantity which decide how much torque can be experienced by a current carrying coil or bar magnet or a magnet in external magnetic field। बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो क्वांटिटी है जो कि ये डिसाइड करता है कि कोई भी टॉर्क, कोई भी बार मैग्नेट कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करती है जब आप उसको प्लेस करते हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, अब ये टॉर्क कैसे लगा एक बार वो भी देख लेते हैं, टॉर्क लग क्यों रहा है। देखो अगर मान लो आपके पास कोई बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और इसको आपने प्लेस कर रखा है मैग्नेटिक फील्ड में। ये बेसिकली मेरा क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी। अब आप क्या देखते हो कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इस नॉर्थ पोल पे एक फोर्स लगेगा टुवार्ड द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और इस साउथ पोल पे एक फोर्स लगेगा टुवार्ड द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये कैसे लगा, देखो भाई अगर फील्ड लाइंस इस तरफ मूव कर रही है तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं नॉर्थ पोल है और यहाँ पे क्या है, साउथ पोल। तो नॉर्थ साउथ में क्या होगा, अट्रैक्शन, तो इस वजह से ये पोल इस तरफ मूव करेगा, इसके ऊपर एक यहाँ फोर्स लग रहा है ऐसे, और इस वाले पोल पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जहां पे जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस डाइपोल पे, वो उसको घुमाने की टेंडेंसी रखते हैं। ऐसे बोलोगे आप कि ऐसे जो फोर्स लगा वो उसको घुमा देगा, रोटेट करेगा। और हम लोगों ने पढ़ा है कि टॉर्क बेसिकली क्या है, द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो एक बात तो आप समझ चुके हो कि अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को प्लेस करते हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। और ये टॉर्क कब तक लगता रहेगा, जब तक कि आपका बार मैग्नेट इस मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन नहीं हो जाता। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और जब तक आपकी ये कंडीशन नहीं आएगी ना कि एंगल बोल सकते हो जीरो नहीं हो जाएगा, जब तक ये टॉर्क लगता रहेगा इसके ऊपर, क्योंकि ये इसकी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसके बाद इस पर ना तो टॉर्क लगेगा और ना टॉर्क क्या हो जाएगा इस केस में, जीरो। ओके, तो हम लोग ये देख चुके हैं। ठीक है, अच्छा तो आपको मैं फिजिकल मतलब भी समझा चुका हूं। डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है कि ये वो क्वांटिटी है जो कि ये डिसाइड करती है कि किसी भी बार मैग्नेट पे, करंट कैरिंग कॉइल पे कितना टॉर्क लगता है जब आप उसको प्लेस करते हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, अच्छा ओके, अब हम देखते हैं कि अगर कोई भी करंट कैरिंग जो लूप है उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है। अगर आपके पास कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, अभी मैं सिंगल लूप की बात कर रहा हूं, ठीक है, और करंट मान लो ऐसे मूव कर रहा है, करंट मान लो आई है, तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा कैपिटल एम, वो किसके बराबर होता है, एन आई ए के बराबर होता है। देखो एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगी उतना आपका
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा तो टॉर्क ज्यादा लगता है, आपको पता भी है बात, ठीक है। जितना करंट ज्यादा होगा, और एक है यहाँ पे एरिया, ठीक है जी। ओके, तो इन आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो इन फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब दूसरी बात ये, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो सेम है जो डायरेक्शन किसका होता है, एरिया वेक्टर का। अब पहले ये समझना होगा कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो एरिया होता है, जो अब तक आप पढ़े हो 9th-10th में, वहां पे आपने एरिया देखा है स्केलर क्वांटिटी में, बट फिजिक्स में एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब डायरेक्शन कैसे निकालते हो, अगर मैं बोल दूं कि आपके पास ये कोई भी स्क्वायर है, ठीक है, मान लो कोई स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये आपको बात याद रखना है। अब परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अगर आप ऊपर वाले को पॉजिटिव कंसीडर करोगे, ठीक है, ये मेरा बेसिकली क्या है, यूनिट वेक्टर, एरिया वेक्टर बोल सकता हूँ इसको मैं। अगर ये ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव बोल रहा हूँ इसको मैं, अगर ये नीचे की तरफ है तो कैसा बोलूंगा, नेगेटिव, ठीक है। तो एक बात याद रखना है कि जो एरिया वेक्टर होगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। भाई ये सरफेस एरिया है, इसके हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ओके। तो यहां तक हम लोग देख चुके हैं। अभी मैं आपको एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसके ऊपर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कि आपके पास मान लो कोई भी करंट कैरिंग लूप है या कॉइल है मान लो, इसमें नंबर ऑफ टर्न मान लो कितनी है, n, इसका इसमें करंट कितना मूव कर रहा है, a, इसका जो रेडियस है वो मान लो क्या है, कैपिटल R, और डायरेक्शन ऑफ करंट मान लो ये है, ठीक है, ओके। तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे है, देख रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, ये डायरेक्शन कैसा है मेरा, पॉजिटिव। तो जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव एरिया वेक्टर। क्या बोलूंगा इसको मैं, ए का क्या है, ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। या बोल सकते हो ये डायरेक्शन है किसकी, एरिया वेक्टर की। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, देखो एन आई, अब ये एरिया कितना है आपके पास, पाई आर स्क्वेयर, और बोल सकते हो डायरेक्शन ऑफ एम इज सेम एज द एरिया यूनिट वेक्टर। इससे आप कंफ्यूज ना हो, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ना, एक्स आई कैप, वाई वाई जे कैप या जेड के कैप, ऐसे ये है, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है बस। भाई ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और इसके बैक साइड कैसे होगी, अब नेगेटिव डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक साइड है था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, ओके। अब लास्ट बात क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में, जो देखो हमने क्या देखा था, अगर आप इस मैग्नेट को यहाँ पे रिलीज कर दो तो ये कब तक रोटेट करता रहेगा, जब तक कि इसका डाइपोल मोमेंट वो अलाइन नहीं हो जाता किसके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, ओके। एक बात और आपको समझनी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर बार मैग्नेट, भाई यहां पे तो आपने बहुत इजीली बोल दिया, भाई जो एरिया वेक्टर होगा उस डायरेक्शन में मेरा एम का डायरेक्शन होगा। बट अगर किसी बार मैग्नेट की बात करें तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वो होता है साउथ टू नॉर्थ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब कई लोग कंफ्यूज होंगे, सर नॉर्थ टू साउथ क्यों नहीं है, ये बेटा हमने अज्यूम कर लिया है। जैसे आप लोगों को मैंने अगर बताया हो कभी कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है उसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात करी थी हमने, पी वेक्टर की बात करी थी, और यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की। कि अगर आपके पास ये कोई बार मैग्नेट है,
ये साउथ है, नॉर्थ है, तो ये हमारा जो डायरेक्शन है एम का वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट always trying to align itself along the direction of external magnetic field, ठीक है। मतलब इसकी टेंडेंसी क्या है, हमेशा क्या चाहता है कि ये किसके अलाइन हो जाए, जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा आइडिया था। अगेन मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, it is a property of a, yeah, it is a quantity which decide how much torque a coil or a magnet experience when it is placed in a external magnetic field, okay। अब कैलकुलेट कैसे करते हो, हमारे पास एक फॉर्मूला है NIA से, जो डायरेक्शन ए वेक्टर की है वो डायरेक्शन एम की भी है, और जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वो होती है साउथ टू नॉर्थ। ये आपको कुछ एक दो पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है, ओके ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब तक हम लोग ये देख चुके हैं कि अगर आप किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को या बार मैग्नेट को प्लेस करते हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। अब वो टॉर्क कितना लगता है उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। ये मान लो आपके पास कोई भी एक करंट कैरिंग कॉइल है ABCD, ओके, जिसको आपने प्लेस कर रखा है इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल विद द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। ये आपको बोला गया है कि थीटा एंगल है किसके बीच में, प्लेन ऑफ कॉइल के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अब इस कॉइल के ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो किसके बराबर होगा, टाउ इज इक्वल टू MB साइन फाई के, ओके। अब पहले में ये समझना पड़ेगा कि फाई कौन सा एंगल है, ठीक है। उसको हम पहले समझते हैं। देखो कि अगर ये मान लो मेरे पास ये कॉइल का प्लेन हो गया, ये मेरी कॉइल मान लो, उसका ये प्लेन हो गया, और ये मान लो मेरा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये एंगल कितना, थीटा। और मैंने भी आपको बताया था जो इस कॉइल का एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर होगा इस कॉइल का, वो हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इसके ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये इसका क्या है, एरिया वेक्टर। तो फाई इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। आपको याद रखना है कि फाई इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, M×B। अब देखो अगर आपके पास कोई भी एक कॉइल दी है, अभी मैंने यहाँ बात करी थी किसकी, रेक्टेंगुलर कॉइल की बात करिए, आप सर्कुलर कॉइल भी ले सकते हो, उसमें आपको नंबर ऑफ टर्न्स पता होगा, करंट पता होगा, एरिया पता होगा उसका, और फील्ड पता होगा, तो आप टॉर्क निकाल सकते हो इजिली, ठीक है। अब ये जो टॉर्क है बेसिकली इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी कॉइल कैसे प्लेस्ड है, ठीक है। आप देख रहे हो अगर ये फाई की वैल्यू 90 हो जाए तो उस केस में आपका जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर फाई की वैल्यू 0 हो जाए या 180 हो जाए तो उस केस में टॉर्क क्या हो जाएगा मेरा, 0, ओके। तो आप समझ रहे हो ऐसा, अगर मान लो मेरे पास ये कोई कॉइल है मान लो, ठीक है, ये मान लो कॉइल है, अगर इसको ये ऐसे प्लेस्ड है, ठीक है, और फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में, तो हम क्या बोलेंगे, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो उस केस में इस कॉइल के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। अगर ये कॉइल ऐसे हो जाए, अब आप क्या बोलोगे, एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, तो टॉर्क कितना आ जाएगा इस केस में, 0, ओके। आपको याद रखना है ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। एक बार मैं आपको दोबारा रीड्रॉ कर देता हूं कि एंगल फाई क्या है। भाई ये मेरे पास बेसिकली क्या है, प्लेन ऑफ द कॉइल, ये हमारे पास क्या होगा, फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर के बीच में और बी के बीच में जो एंगल है वो क्या है मेरे पास, फाई। ओके, तो आपको ये छोटी सा फॉर्मूला याद रखना है, टॉर्क कब मैक्सिमम होता है कब मिनिमम होता है वो याद रखना है। ओके, और आप एक बात भी बोल सकते हो इजिली, अगर आप लॉजिकली सोचो तो ये कॉइल कैसे रोटेट करने वाली है, भाई ऐसे रोटेट करेगी अगर करंट, भाई ये मेरे पास ये कॉइल ऐसे रखा है अभी तो, ठीक है, ऐसी रोटेट करेगी ये तो, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं आप, एम को बी के पास ले जाओ, एम वेक्टर ये है ना, भाई ये भी बताया था मैंने, जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर की होती है वो डायरेक्शन किसकी होती है, एम वेक्टर की भी होती है। तो एम को जब मैं बी के पास लेके जाऊंगा तो आप क्या देख रहे हो, जो टॉर्क है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, क्योंकि टॉर्क हमारा कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। तो जो फिंगर है आपको क्या दिखा रही है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दिखा रही है। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये छोटा सा आइडिया था टॉर्क के बारे में। थैंक्स।